वेलकम स्टूडेंट। आज हम पढ़ेंगे करंट इलेक्ट्रिसिटी। अब जैसे हमने पिछला चैप्टर कौन सा वेव ऑप्टिक्स कंप्लीट किया था। इसमें कुछ एक दो फॉर्मूले हैं जो इलेक्ट्रोस्टैटिक के लिए, मतलब फोर्स का जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होती है उस टर्म का हम सिर्फ इस बार बेसिकली एक यूनिट याद रख लेंगे, या उसमें उन टर्म को हम इलेक्ट्रोस्टैटिक में इन डेप्थ में पढ़ेंगे। तो जैसे कि इस चैप्टर का नाम है करंट इलेक्ट्रिसिटी, तो सबसे पहले हमने 10 तक करंट का फॉर्मूला क्या, करंट मतलब क्या था, करंट का फॉर्मूला क्या था, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। अपन 10वीं तक यही डेफिनेशन पढ़ते हैं कि रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज मतलब उसको क्या बोल सकते हैं, आई इक्वल टू डी क्यू अपॉन डी टी, मतलब रेट ऑफ चेंज ऑफ चार्ज पर यूनिट टाइम बराबर। अब करंट का एसआई यूनिट जो होता है वो क्या होता है, एम्पियर। उसके बाद जो चार्ज का होता है वो होता है, एसआई यूनिट का एक चार्ज का कूलम और टाइम का सेकेंड बराबर। इतना समझा। अब ये हो गया इसमें, बट नेक्स्ट टर्म हमारी क्या आती है इसको, अब ऑब्वियसली हम थोड़ा इन डेप्थ में पढ़ेंगे तो इसको, इसके ऊपर आपको चार्ज कभी कभी डायरेक्ट ऐसा नहीं दिया रहता। वो बोलेंगे चार्ज क्या है तुम्हारा 3t² प्लस 4t। छोटे क्यू में क्या फर्क रहता है? वही है, अपन छोटा क्यू भी लिख सकते हैं, चलो छोटा क्यू ओके। हाँ, तो फॉर एग्जांपल एक क्यू दिया रहेगा तो हमको क्या करना पड़ेगा, वो बोलेगा करंट निकालो एट टी इक्वल टू 2 सेकेंड, ऐसा क्वेश्चन। तो हमको क्या करना पड़ेगा, टी की जगह पे 2 लिख दे, differentiate नहीं, करना सबसे पड़ेगा। पहले इसको डिफरेंशिएट करना पड़ेगा डी क्यू बाई डी टी, क्यू को। फिर उसके बाद हम क्या करेंगे उस टी पे, बोलो ना सर एक बार। जैसे हम यहाँ पे क्या करेंगे डी क्यू बाई डी टी, मतलब क्या होता है करंट बराबर। अब इसका डिफरेंशिएट क्या होगा 60² प्लस 80 बराबर। अब हम यहाँ कितना है टी 2, तो यहाँ पे 2 की वैल्यू, टी की जगह पे 2 की वैल्यू डालेंगे तो क्या मिलेगा 16/4 प्लस 8/2, मतलब ये होगा कितना 24 प्लस 16 इक्वल टू 40, और यूनिट क्या रहेगा एम्पियर। समझा। इसके ऊपर क्वेश्चन इस तरह से आएंगे अगर ये बेसिक आया तो। पर ये तो अभी जस्ट चैप्टर की शुरुआत है, इस चैप्टर में आपको सर्किट प्रॉब्लम और हर तरह के क्वेश्चन देखने मिलेंगे, समझा। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक क्या रहेगा हमारा, जो करंट, हम सर्किट में बचपन से दो चीज़ें ये करते कि जो करंट की डायरेक्शन, हमने करंट का मतलब क्या होता है, अब हम पढ़ेंगे करंट की डायरेक्शन क्या होती है। जैसे कि बचपन से हम क्या पढ़े कि जैसे बैटरी को क्या कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, कुछ इस तरह से हमने 10th में ऐसे रिप्रेजेंट किया। इसको रेजिस्टेंस बोलते थे, इसको पॉजिटिव टर्मिनल, इसको निगेटिव टर्मिनल। और हम जैसे जितने भी बार सर्किट बनाते थे हम ऑलवेज करंट क्या कैसे करते थे, फ्रॉम पॉजिटिव टू निगेटिव। ये करते हैं, इस मेथड को बोलते हैं कन्वेंशनली, मतलब हम उसको यूज करते हैं, पर एक्चुअल में जो करंट होता है वो पर वो एक्चुअली होता है, बट हम कन्वेंशनली जहाँ पे भी यूज करते हैं कैसे करते हैं, पॉजिटिव टू निगेटिव। जितने भी प्रॉब्लम सर्किट सॉल्व करते हैं, एज्यूम करते हैं, जो भी करते हैं उसमें क्या होता है ऑलवेज पॉजिटिव टू निगेटिव। हमें भी पॉजिटिव टू निगेटिव ही करना है, बट अब हाँ, मतलब ये करंट की जो डायरेक्शन हम करेंगे पॉजिटिव एंड से निगेटिव एंड तक ही करेंगे। बट एक्चुअली अगर थ्योरी क्वेश्चन आता है तुमको कि एक्चुअल में कैसी होती है और कन्वेंशनली कैसा, इसके ऊपर अगर थ्योरी क्वेश्चन आता है तो उस डिफरेंस के लिए वो इम्पोर्टेंट होता है। अब हमने इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है वो देख लिए, पर उसके दो टाइप्स होते हैं, एक होता है डीसी और दूसरा होता है एसी। डीसी माने डायरेक्ट करंट और एसी माने अल्टरनेटिव करंट। अब डीसी मतलब क्या होता है, जैसे हमारे बैटरी, जनरेटर, इसका एग्जांपल ले कि वो डायरेक्ट उसमें कुछ फ्लक्चुएट नहीं होता, कांस्टेंट अमाउंट डायरेक्ट उसी रेट से जाता है करंट। इसका एग्जांपल क्या रहेगा, बैटरी, जनरेटर, ओके। बट एसी मतलब, और हमारे घर में सब जगह पे कौन सा रहता है करंट, एसी करंट ही रहता है। क्यों रहता है, अब देखो फैन को अलग वोल्टेज रिक्वायर्ड है,
चार्जर को अलग वोल्टेज रखता है, तो हर जगह पे सेम करंट तो नहीं लग, अपन वोल्टेज नहीं, किसी को अलग लगता हाँ तो हर इसका करंट रिक्वायर वोल्टेज सबको अलग अलग रखता है, इसलिए हमारे घर में अल्टरनेटिव जैसी जिसकी रिक्वायरमेंट होती है उस हिसाब से हम उसमें करंट सप्लाई किया जाता है। ये मतलब करंट, इलेक्ट्रिक करंट के कितने टाइप होते हैं? दो। पहला कौन सा होता है? डीसी, और दूसरा होता है एसी। हर जगह पे मोस्टली एसी यूज करते हैं, जो बैटरी जनरेटर होते हैं उनमें क्या होता है? डीसी करंट होता है। इतना समझा? है। पर उसके बाद में हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है करंट डेंसिटी। जैसे कि करंट डेंसिटी का नाम ही आता है, तो करंट डेंसिटी को, एक मिनट हेडिंग डाल देता हूँ, करंट डेंसिटी। करंट डेंसिटी बराबर। तो करंट डेंसिटी में क्या होता है, इसका सिंबल क्या होता है? इसको डिनोट करते हैं कैपिटल जे से। जैसे कि नाम है इसका, अगर फॉर्मूला डेफिनेशन देखी जाए तो क्या होता है? करंट पर यूनिट एरिया। ये एरिया, ये कैपिटल ए मतलब ये एरिया है, ना का एम्पियर का यूनिट, मतलब करंट का यूनिट एम्पियर। एम्पियर नहीं होता है, क्या होता है? एरिया होता है बराबर। और ऑब्वियसली अब करंट डेंसिटी का यूनिट क्या होगा? इसका करंट डेंसिटी का जे का, इसका यूनिट क्या होगा? करंट का एम्पियर, और मीटर का एरिया का मीटर स्क्वायर बराबर। समझा क्या? एम्पियर पर मीटर स्क्वायर, ये काय का यूनिट हो गया? जी। करंट डेंसिटी को डिनोट कैसे करते हैं? जे, कैपिटल जे से बराबर। अब इसकी डेफिनेशन लिखना चाहोगे तो क्या है? द करंट पासिंग थ्रू, इसकी डेफिनेशन कैसे लिखेंगे? करंट, मेरे साथ तुम भी लिखो, पासिंग थ्रू पर यूनिट क्रॉस सेक्शनल एरिया। क्रॉस सेक्शनल एरिया, आवाज नहीं, क्रॉस सेक्शनल एरिया, ओके, ऑफ प्रोपोर्शनल क्रॉस सेक्शन। क्रॉस इज कॉल्ड जी करंट डेंसिटी। समझा? अब करंट डेंसिटी का यूनिट पता हो गया, बट एक्चुअली जो करंट होता है इसमें, जो करंट डेंसिटी में ये जो अपना क्या है, उसको क्या बोलते हैं? कैपिटल जे, उसको क्या बोलते हैं अपन? करंट डेंसिटी। इसमें अगर इसको वेक्टर फॉर्म में लिखा जाए तो इसको लिखते हैं I इक्वल टू जे बार डॉट ई बार। वो बाहर नहीं होता सर, वेक्टर होता उसको रीड, वो वेक्टर होता है पर उसको रीड क्या करते हैं? बार करके रीड करते हैं, ओके। हाँ, तो मतलब एरिया और करंट का क्या होता है, सॉरी करंट डेंसिटी का डॉट प्रोडक्ट आई होता है। और डॉट प्रोडक्ट में क्या लगता है? अगर कॉस थीटा वगैरह लगना चाहिए, साइन या कॉस, तो कॉस लगता है, कॉस थीटा। समझे? अब ये स्केलर है ना, वेक्टर का प्रॉब्लम हो गया, समझे क्या? अब इसके ऊपर कैसा रहता है, एक क्वेश्चन लिखो, ये तुम बताओगे मुझको, कि वहाँ पे बोल रहा है कैलकुलेट द करंट पासिंग थ्रू क्रॉस सेक्शन, मतलब हमको करंट फाइंड करना है, और या उसके लिए हमको क्या दिया है? जो क्रॉस सेक्शनल एरिया कितना दिया है? 2i कैप प्लस 3j कैप इंटू 10⁻³ सेंटीमीटर स्क्वायर, ओके। और जो हमारा करंट डेंसिटी है वो कितना दिया है? 4i कैप एम्पियर पर मीटर स्क्वायर, ओके। अब सबसे पहले हमको क्या करना है? इसमें क्वेश्चन में क्या दिया है? एरिया दिया है, चलो इसमें ये लिख लेता हूँ, एरिया दिया है और करंट डेंसिटी दी है। एरिया कहाँ पे दिया? हाँ, बरोबर। ये एरिया है, ये क्या है? क्या निकालने का है? करंट, ऑब्वियसली। तो अब सबसे पहले हम करंट निकालेंगे कैसे? तो सबसे मेन बात ये जो होता है डॉट प्रोडक्ट, तो हम क्या करेंगे? इनका डॉट प्रोडक्ट बराबर। और सबसे पहले सेंटीमीटर स्क्वायर में, तो इसको एसआई यूनिट में कन्वर्ट करेंगे। एरिया को पहले मीटर स्क्वायर में करेंगे,
और उससे जो भी आएगा वो, और इसमें डॉट प्रोडक्ट में क्या रहता है, आई से आई का मल्टीप्लाई रहता है, तो इसमें इन दोनों का मल्टीप्लाई होगा आई डॉट 2i कैप प्लस 4i कैप इंटू 4i कैप, और बाकी का जे तो जीरो इधर, इसलिए वो जीरो हो जाएगा। मतलब इसका आंसर कितना आएगा 8 इंटू, अब ये तुम्हारा एसआई यूनिट में जो कन्वर्ट करने के बाद जो भी आएगा वो टोटल आएगा, और इसका यूनिट क्या होगा, एम्पियर। ओके, इतना समझा, पक्का। अब हाँ, करंट डेंसिटी का डेफिनेशन लिख लिए ना। अब मेन हमारा नेक्स्ट क्या होता है, ये उसके लिए रिलैक्सेशन टाइम। अब रिलैक्सेशन टाइम मतलब क्या होता है, उसको समझने के लिए पहले हमारे इस चैप्टर का टॉपिक क्या है, रिलैक्सेशन टाइम। उसको डिनोट कैसे करते हैं, टाउ से, या इसको टाइम ऑफ रिलैक्सेशन भी बोलते हैं। ओके, ये टाउ से रिप्रेजेंट करते हैं। अब ये एक्चुअली होता क्या है, तो जैसे कंडक्टर में होते, समझ लो एक वायर है हमारा, इसमें क्या रहते, कंडक्टर क्या होता है, उसमें नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट रहते हैं। मतलब इसमें कैसे रहेंगे, फ्री इलेक्ट्रॉन ऐसे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे ऐसे फ्री रहेंगे, बराबर। जो हमने थर्मल में पढ़े थे, मीन फ्री पाथ, मतलब क्या होता है कि वो अंदर के अंदर इधर एक दूसरे कोलिजन करेंगे, बराबर। तो समझो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ तक आया, और फिर यहाँ पे दूसरा ऑब्जेक्ट, दूसरा इलेक्ट्रॉन है, तो यहाँ से यहाँ तक जाने के लिए जितना टाइम लगा, मतलब एक सक्सेसिव कोलिजन के लिए इससे टकरा के यहाँ तक जाने के लिए समझो यहाँ से ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आता है और इससे टकरा के इधर जा रहा है, तो यहाँ से यहाँ तक जाने के लिए जितना टाइम लगा उसको हम क्या बोलते हैं, रिलैक्सेशन टाइम। ओके, उसी को अपन बोल सकते हैं कि जो मीन फ्री पाथ, इसी को समझाने के लिए बुक में यूज किया है, बट अपन डायरेक्ट भी ऐसे समझ सकते हैं कि मीन फ्री पाथ मतलब फ्रीली, हाँ, तो जो ये होता है डिस्टेंस, उसके लिए जो टाइम रिक्वायर्ड लगती है उसी को हम क्या बोलते हैं, रिलैक्सेशन टाइम। इतना समझा। इसके लिए कुछ नोट करना है, नहीं। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक हमारा आता है ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ड्रिफ्ट वेलोसिटी को हम वीडी से, बता रहा हूँ ना, रुकना, छोटी छोटी, अरे तो नेक्स्ट आता है हमारा ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ओके, उसको डिनोट कैसे करते हैं, वीडी से। ओके, अब इसके लिए जो हमने बोला था, कंडक्टर में जैसे इलेक्ट्रॉन मूव करते, उसके लिए जो टाइम, जो स्पीड लगती है उसको हम क्या बोलते हैं, ड्रिफ्ट वेलोसिटी, बराबर। अब उसके बाद हमारा, लेकिन इससे पहले जितना भी पढ़ा है वो समझा क्या, पक्का। अब इसकी पहले डेफिनेशन लिख दो, और हाँ, ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी समझने से पहले मैं तुमको बता देता हूँ, जो हाँ वीडी, हाँ, और जो इलेक्ट्रिक फोर्स होता है, यहाँ पे देखो, अब मैकेनिक्स हमने पढ़ लिए, वहाँ पे एक नॉर्मल फोर्स लग रहा था हमारा, यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फोर्स होता है उसका रिलेशन क्या होता है, क्यू इंटू ए। ई मतलब क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, और क्यू मतलब चार्ज, बराबर। तो उस हिसाब से ई का यूनिट क्या होगा, ई का यूनिट होगा न्यूटन पर कूलम, बराबर, क्योंकि इससे देखो एफ बाय क्यू होगा कि नहीं, ई बराबर फोर्स का न्यूटन और चार्ज का कूलम, तो ई का यूनिट क्या होता है, न्यूटन पर कूलम। इतना समझ गया ना। ये लिख लेना,
हाँ, F मतलब फोर्स होता है, Q मतलब चार्ज, E मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड। ओके, अब ड्रिफ्ट वेलोसिटी की सबसे पहले डेफिनेशन नोट कर लो। बोलो ना सर। हाँ, ड्रिफ्ट वेलोसिटी इज एन एवरेज यूनिफॉर्म वेलोसिटी। ड्रिफ्ट वेलोसिटी आप मत बोलो, सिर्फ सुनो। ड्रिफ्ट वेलोसिटी इज एन एवरेज यूनिफॉर्म वेलोसिटी एक्वायर बाय फ्री इलेक्ट्रॉन, एक्वायर बाय, सर आप धीरे बोलो ना थोड़ा। एक्वायर बाय फ्री इलेक्ट्रॉन, एक्वायर बाय फ्री इलेक्ट्रॉन। हो गया? इनसाइड अ मेटल बाय द एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड which is responsible for current एप्लीकेशन of an electric field which is responsible हो गया, which is responsible for a current through it। और ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फॉर्मूला, और वो जो हमने रिलैक्सेशन टाइम देखा था वो देखो, टाउ का ये आप, हाँ, टाउ मतलब क्या होता है, टोटल टाइम अपॉन नंबर ऑफ कोलिजन। टाउ को अगर ऐसे भी लिख सकते, हाँ तो वही, उसी को तो हम एवरेज बोलते हैं। इसमें जो टोटल लगता है टाइम अपॉन नंबर ऑफ कोलिजन, मतलब समझ लो एक ये होता है, इलेक्ट्रॉन है, वो मूवमेंट का 10 सेकेंड तक इधर से उधर जा रहा है, और उसमें उसने नंबर ऑफ कोलिजन कितने किए, मतलब पर कोलिजन के लिए जितना टाइम लगता है उसी को हम बोलते हैं। इसलिए तो हमने सिंगल का निकाले ना, एक कोलिजन होने के लिए जितना टाइम लगता है उसी को अपन रिलैक्सेशन टाइम बोलते हैं। समझा? और ये जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी होती है वो टेम्परेचर पे डिपेंड होती है, इट डिपेंड अपॉन मटेरियल। मटेरियल तो ऑब्वियसली होगी, क्योंकि सबकी थर्मल कंडक्टिविटी अलग होती है। आगे हम पढ़ेंगे कंडक्टिविटी क्या होती है, रेजिस्टिविटी क्या होती है, पर इट डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर। ओके, ये भी इंपॉर्टेंट है, ये नोट कर लो। बरोबर, अभी तक जितना पढ़े उसमें कुछ डाउट नहीं। क्योंकि कल तुमको बहुत इंपॉर्टेंट ये रहेगा, क्योंकि सर्किट सॉल्व करनी है। आज हम सिर्फ बेसिक इस चैप्टर में जो बेसिक कॉन्सेप्ट होते हैं वही पढ़ेंगे, और कल से डायरेक्ट सर्किट हम सॉल्व करेंगे और सर्किट की नंबर ऑफ सर्किट की प्रैक्टिस करेंगे। ओके, बट जैसे ये क्या होता है, इट डिपेंड अपॉन ड्रिफ्ट वेलोसिटी, और जैसे टेम्परेचर बढ़ता है वैसे क्या होगा, ड्रिफ्ट वेलोसिटी भी बढ़ेगी, वीडी भी बढ़ेगी, पर साथ में क्या होगा, जो रिलैक्सेशन टाइम होगा वो घटेगा। रिलैक्सेशन टाइम, अब इमेजिन करो कि एक समझ लो पानी का बर्तन है, जो थर्मल में हमने पढ़ चुके, अगर ज़्यादा टेम्परेचर देते तो वहाँ पे मूवमेंट ज़्यादा होगी, मतलब उसमें एक मॉलिक्यूल्स को एक जगह से दूसरी जगह पे जाने के लिए टाइम लगेगा, वो कंपैरेटिवली कम लगेगा, उसकी टाइम बढ़ेगी, सॉरी टाइम घटेगा, मतलब टेम्परेचर बढ़ने पे क्या होता है, टाइम, रिलैक्सेशन टाइम क्या होगा, कम होगा। तो ये रिलेशन तुम्हारे लिए नीट वगैरह के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, या सीईटी के लिए, या इवन बोर्ड में भी तुम इसी को 3 पॉइंट में अलग अलग इसमें लिख सकते हो, इसलिए वो नोट कर लो। हो गया? अब नेक्स्ट टॉपिक, जैसे हमने ये बोले, इसका फॉर्मूला डायरेक्ट हमने यहाँ पे लिख लिए, पर इसको अगर हम काइनेमेटिक्स से पढ़े थे, ये फॉर्मूला पता है क्या, V इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, ये पता है? तो अगर इनिशियली यहाँ पे कैसा फ्री इलेक्ट्रॉन रहते पर इनिशियली कुछ मूवमेंट होती है क्या, करंट नहीं, तो जीरो ही रहता है, मतलब ये यहाँ पे क्या होता है, जीरो, बराबर, मतलब V इज इक्वल टू क्या होता है, 80, और यही होती है ड्रिफ्ट वेलोसिटी, मतलब एक काइनेमेटिक्स की इक्वेशन से, और जो एक्सेलरेशन होता है ना, इस फॉर्मूले से निकालते हैं अपन, समझे क्या? तो इससे समझो, अब फोर्स इज इक्वल टू क्या होता है, फोर्स
क्यू ई बराबर, तो इसमें क्या होगा, मास अपॉन, एक्सेलरेशन तो एक्सलेरेशन मतलब क्या होगा, क्यू ई, इतना समझा बराबर। अब ए टी, टी माने तो रिलैक्सेशन टाइम है, और ए की वैल्यू क्या है, क्यू ई टाउ अपॉन यम, इतना समझा क्या, सबको समझा। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी वेग क्या है, वेक्टर क्वांटिटी, अगर वेक्टर के टर्म में लिखे तो, समझा। अब ये फॉर्मूला ऑब्वियसली, अब इस चैप्टर में बहुत सारे फॉर्मूले, तो तुमको डायरेक्ट फॉर्मूले रटने से बेटर थिंग क्या है, कौन सा फॉर्मूला कैसे आता है वो समझना है। तुमको काइनेमेटिक्स का इक्वेशन पता है, इनिशियली यू जीरो होता है। अब एक्सेलरेशन क्या है, अगर तुमने ये फॉर्मूला रट लिए तो ये बेसिक है, एफ इक्वल टू क्यू ई, तो उस नेगेटिव रहता है क्या, एक्सेलरेशन नेगेटिव रहता है क्या, ई अपॉन एम? नहीं क्यों, वो हम इलेक्ट्रोस्टैटिक में इन डेप्थ में इलेक्ट्रिक फील्ड की जैसे मेटल सीड होता है, सिलेंडर मतलब जो कंडक्टर का साइड जैसे चेंज होता है उस तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज होती है, वो हम इलेक्ट्रोस्टैटिक में पढ़ेंगे, डोंट वरी। हाँ, बट ये समझा गया ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फॉर्मूला कैसे आया, ये और ये फॉर्मूला एक है, पर ये मैंने पहले फर्स्ट टाइम डेफिनेशन के टाइम में क्या किया, डायरेक्ट लिख के दिया। अब उसमें मैंने डायरेक्ट बताया कि वो कैसे आता है, तो डेरिवेशन समझा क्या, अगर 2 मार्क के लिए एक छोटा डेरिवेशन भी आ सकता है कि डिराइव द फॉर्मूला ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी। सबसे पहले तुमको ये रिलेशन लिखना है, इससे ये निकलेगा, उसके बाद काइनेमेटिक्स का इक्वेशन, फिर ये, इतना समझा। ओके। और ड्रिफ्ट वेलोसिटी टेम्परेचर पे डिपेंड करती है, इतना पता है। अब हमने रिलेशन, नेक्स्ट टॉपिक क्या लिखोगे, रिलेशन मतलब इन, अगर तुम्हारे पास करंट दिया होगा, अब यहाँ पे कुछ करंट है क्या यहाँ पे पास में, और करंट दिया है और तुमको ड्रिफ्ट वेलोसिटी पूछ रहा है बराबर, तो उसके लिए एक मिनट, नेक्स्ट हेडिंग क्या डालना, रिलेशन बिटवीन करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी है, करंट एंड वी डी बराबर, मतलब आई मतलब करंट स्मॉल में लिख रहा हूं, वी डी, ओके। ड्रिफ्ट वेलोसिटी एरिया, ये रिलेशन याद रखो, इलेक्ट्रॉन का नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, इतना समझा। ये रिलेशन बिटवीन काय में रहेगा, ये क्यों रहेगा, इसके लिए हम समझते प्रॉब्लम। और नेक्स्ट कौन सा है, जो मोमेंटम, ये पहला होगा करंट, अब नेक्स्ट आएगा तुम्हारा करंट और मोमेंटम का रिलेशन। मोमेंटम को हम पी से डिनोट करते हैं, और उसके लिए अपन क्या करेंगे, सॉरी, एम आई एल अपॉन ई, ये हो गया मोमेंटम का, और एक करंट के साथ, ओके, इतना समझा। अब सबसे मेन बात, हम इसमें सॉल्व करेंगे कुछ प्रॉब्लम, करें पक्का, चलो एक प्रॉब्लम नोट करो सब लोग। देयर इज अ सिलेंड्रिकल कंडक्टर, देयर इज अ सिलेंड्रिकल कंडक्टर ऑफ क्रॉस सेक्शन एरिया, ऑफ क्रॉस सेक्शनल एरिया 10⁻⁻⁶ मीटर स्क्वायर with density, डेंसिटी को डी से रिप्रेजेंट करता हूँ, डेंसिटी 5 इंटू 10⁻³ kg/m³, एट वेट इज 60, एट वेट 60 kg नहीं लिखा है, ऐसा कुछ लिखा नहीं है। उसके बाद इफ करंट थ्रू कंडक्टर इज 2 एम्पियर, मतलब उस कंडक्टर में करंट कितने का है, 2 एम्पियर का, देन कैलकुलेट द ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन। मतलब वो क्या बोल रहे हैं कि उस फ्री इलेक्ट्रॉन का करंट थ्रू कंडक्टर इज 2 एम्पियर, देन कैलकुलेट द ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन,
हो गया। और गिवन में ये लिखा है कि जो तुम्हारा एक एटम होगा वो सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड करेगा। ओके, अब तुमको इसमें ड्रिफ्ट वेलोसिटी निकालनी है और करंट तुम्हारे पास क्या है, करंट है गिवन, ऑप्शन एक ऑप्शन नहीं है, सॉल्व करना है। आप अपने हिसाब से दो, हाँ, अपने हिसाब से अपने हिसाब से। लेके करो। हाँ चलो ऑप्शन दे देता हूँ। एक है 5 × 10⁻⁻⁴ मीटर पर सेकेंड, दूसरा है 1 × 10⁻⁻⁴ मीटर पर सेकेंड, तीसरा ऑप्शन है 2.5 × 10⁻⁴ मीटर पर सेकेंड, और चौथा ऑप्शन है 7.5 × 10⁻⁴ सेकेंड। अब सॉल्व करो और बताओ। और तुम्हारे हेल्प के लिए और एक बता दूं, इसके लिए इसमें वो यूज नहीं होगा, पर चलो तुम इसको पहले ये सॉल्व कर लो, उसके बाद ही हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे। वो ये क्या लिया आपने? पी माने मोमेंटम।